जनाब आ गए आप लोग? अस्सलाम वालेकुम। जी सर। वालेकुम अस्सलाम। कौन शुरू कर रहा है? जी सर आ गए। Who will start? सर हम लोग शुरू कर रहे हैं ग्रुप 3। नहीं तो पहले कौन है वो तो मुझे एक पता है, आप ही सर करेंगे। जी सर। सर हमारे पास जो प्रेजेंटेशन है फायर एंड सेफ्टी से रिलेटेड, उसमें सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा, सानिया अहमद कुरैशी, उसके बाद नैयरीन अरशद प्रेजेंट करेंगी, फिर नमान अहमद खान, माहम अतीक और उसके बाद सैयद मोहम्मद अनस। पहले आप तो होंगे। नंबर सर 2 के ऊपर कौन है? नायरीन है नैयरीन अरशद है जी। नंबर 2 पे ये हैं। नंबर 3 पे नुमान होंगे। जी सर। थर्ड पे माहम अतीक करेंगी। हम करेंगे। चलें प्लीज शुरू करें प्लीज। जी सर, वो कर लेते। नेक्स्ट सर। सर सबसे पहले तो एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि जो फायर के हवाले से ट्रायंगल है, सबको पता है कि ऑक्सीजन, इग्निशन और फ्यूल, यानी इन तीनों चीज़ों को मिला के कोई भी फायर अकर हो सकती है। इन तीनों में से कोई एक चीज़ भी नहीं होगी तो फायर का जो है वो प्रोड्यूस होना बहुत मुश्किल हो जाता है। यानी जिसमें सबसे पहले जो है कोई ना कोई मटेरियल होना चाहिए जो कि उसके फ्यूल के तौर पे पार्ट प्ले करे, और इग्निशन होनी चाहिए यानी हीट की शक्ल में, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है फायर ट्रायंगल को कंप्लीट करने के लिए। ये तीनों चीज़ें जब एक साथ मिलेंगी तो, और उसके साथ ही जो है वो एक केमिकल रिएक्शन जो कि हो यानी जिसमें बर्निंग, रिलीजिंग हीट, लाइट एंड वेरियस रिएक्शन प्रोडक्ट्स, इन तीनों को मिला के जो है वो फायर अकर होती है। सर नेक्स्ट। फायर की जो है क्लासेस उसको सर सर सॉरी फॉर इंटरप्शन सर, एक चीज थी, हमने आपको लास्ट ईमेल की थी एक प्रेजेंटेशन। कब की थी भाई? दोबारा सर उसको सर एक ईमेल की थी मोहम्मद नौमान ने। ये पुरानी प्रेजेंटेशन थी, उसमें थोड़ा सा इशू था, तो हम लोग लास्ट वीक दे नहीं सके थे प्रेजेंटेशन, इसी वजह से हमने उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की थी, उसको थोड़ा बेहतर किया था। अगर वो आप प्ले ये कर भाई सकें, इस अगर वक्त आप बोल ढूंढने दें में तो मैं बड़ा टाइम व्हाट्सएप लगेगा, ग्रुप। वैसे ही बहुत लेट हो चुके हैं। आप इसी को कंटिन्यू करें। ठीक है, कंटिन्यू करें आप इसको। ओके सर। सर इसमें ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की जो कैटेगरी स्टार्ट से कर लेंगे। ए जो है ऑर्डिनरी कंबस्टिबल मटेरियल्स होते हैं, बी फ्लेमेबल लिक्विड्स होते हैं, जिन यानी जो आग फ्लेमेबल लिक्विड्स की वजह से अकरेंस हो जिसकी फायर की, वो कैटेगरी बी में आती है। सी में फ्लेमेबल गैसेस होती हैं और डी में कंबस्टिबल मेटल्स होते हैं। नेक्स्ट सर। सर जो कि ऐसी फायर जिसके अंदर सॉलिड मटेरियल इन्वॉल्व हो, यानी जैसे कि वुड, पेपर या टेक्सटाइल से रिलेटेड जो भी चीजें, कपड़ा है, उसको जो है कैटेगरी ए में हम फॉल करते हैं। और इसके लिए जो फायर एक्सटिंग्विशर का मीडियम यूज होता है वो यूजुअली फायर एक्सटिंग्विशर जो होते हैं वो वाटर जिसके अंदर मौजूद होता है, वाटर फायर एक्सटिंग्विशर जनरल वो यूज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट सर। क्लास बी में जो है वो जो कि फ्लेमेबल लिक्विड्स जैसा कि पेट्रोल, डीजल या अल्कोहल हो गया, इस तरह के जो लिक्विड्स होते हैं जो जिनका जो यानी जल सकते हैं लिक्विड इस तरह के, उसको जो है क्लास बी की कैटेगरी में हम कैटेगराइज कर रहे होते हैं। और इसके अंदर जो एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं फायर एक्सटिंग्विशन के लिए, उसका मीडियम हम फोम, कार्बन डाइऑक्साइड या ड्राई केमिकल पाउडर होता है वो यूज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट सर। कैटेगरी क्लास सी में जो जिन मटेरियल्स को हम कैटेगराइज कर रहे होते हैं वो हैं जिसमें इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होती हैं, जो पावर टूल्स वगैरह हो गई, स्विचेस हो गए, पैनल्स हो गए, इस तरह की चीजें, इस तरह की चीजों में अगर आग लगती है तो उस कैटेगरी को हम क्लास सी की फायर कहते हैं। और उसके जो एक्सटिंग्विशिंग मीडियम जो यूज कर रहे होते हैं उसके लिए हम डीसीपी या कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कर रहे होते हैं। और क्लास डी की फायर जो हैं उसमें जो अगर कोई मेटालिक मटेरियल जल रहा है, कोई मेटल्स हैं इस तरह के जिनके अंदर आग लग गई है, जैसे कि एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम या कॉपर है, तो उसको जो हम कैटेगरी क्लास डी के अंदर कैटेगराइज कर रहे होते हैं। और जो एक्सटिंग्विशर यूज कर रहे होते हैं उसके लिए हम डीसीपी या उसके लिए सैंड यूज की जा सकती है, उसको आग बुझाने के लिए ड्राई सॉइल यूज की जा सकती है, या लाइमस्टोन ऐश वगैरह। और इसके अंदर जो है वो हम पानी इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं क्योंकि उससे फिर फर्दर कोई केमिकल रिएक्शन होने के चांसेस होते हैं या मजीद आग भड़कने के चांसेस होते हैं। सर यहाँ से नयरीन अरशद कंटिन्यू करेंगी। जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम।
जी सर, मैं फायर एक्सटिंग्विशर मेथड को एक्सप्लेन करती हूँ। तीन तरह के मेथड्स हैं, कूलिंग, स्मूथरिंग एंड स्टारवेशन। कूलिंग में ये होता है कि फायर की हीट को रिमूव किया जाता है और उसके टेम्परेचर को कम किया जाता है। स्मूथरिंग में ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर हम स्मूथरिंग की बात करें तो फोम एक्सटिंग्विशर को इस्तेमाल करते हुए स्मूथरिंग में एक लेयर सी बन जाती है फोम की, जिससे एक्सटर्नल ऑक्सीजन जो है वो कट डाउन हो जाती है। और स्टारवेशन में फ्यूल की रिमूवल हो जाती है। मतलब अगर हम ट्रायंगल की बात करें, फायर ट्रायंगल की, तो जो फ्यूल वाला पार्ट है, फॉर एग्जांपल कोई भी सॉलिड, लिक्विड या गैस, कोई सा भी फ्यूल है, पेट्रोल है या वुड है, उसको अगर हम रिमूव करते हैं तो स्टारवेशन के मेथड के तहत इस तरह से उसको रिमूव किया जाता है। इम्पॉर्टेंट सेफ्टी एलिमेंट्स जो हैं वो अलार्म्स हैं, लाइक स्मोक डिटेक्टर्स, कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर एंड फायर एक्सटिंग्विशर, fire sprinkler system and hose wheel and hydrants. These are the important safety elements. Next slide, please. फायर एक्सटिंग्विशर एक एक्टिव प्रोटेक्टिव डिवाइस है जिसको इस्तेमाल किया जाता है फायर को कंट्रोल करने के लिए। मतलब स्मॉल स्पेसिफिक एरिया पे अगर फायर लग जाए, मतलब बल्क एरिया में अगर लगेगी तो यकीनन फायर एक्सटिंग्विशर से वो नहीं बुझ सकेगी। लेकिन अगर स्मॉल एरिया की फायर है, स्मॉल फायर है, तो उसको फायर एक्सटिंग्विशर से कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट। अच्छा, ये स्ट्रक्चरल इंडिकेशन है फायर एक्सटिंग्विशर की। सबसे पहले हम टॉप टू बॉटम अगर हम आए, एक्सटर्नल पार्ट तो डिस्चार्ज लीवर है, उसके बाद सेफ्टी पिन है और कैरिंग हैंडल है, और कैरिंग हैंडल के जस्ट नीचे प्रेशर गेज है इसका। और अगर हम इनसाइड की बात करें तो इनसाइड द एक्सटिंग्विशर पिकिंग ट्यूब है, गैस कैनिस्टर्स हैं और ऑब्वियसली एक्सटिंग्विशन एजेंट, और जो बड़ा मतलब लॉन्ग सी एक ट्यूब नजर आ रही है वो डिस्चार्ज नजर आ रहा है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, वाटर, फोम, पाउडर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन वेट केमिकल्स। These are the major 5 types of fire extinguishers. Next slide. वाटर एक्सटिंग्विशर की अगर हम बात करें तो वो सुटेबल है क्लास ए फायर के लिए, लाइक पेपर में, वुड में, स्ट्रॉ में या सॉलिड प्लास्टिक्स में या किसी फर्नीचर में आग लग जाए तो वाटर फायर एक्सटिंग्विशर से उसको कंट्रोल किया जा सकता है। और वाटर फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो सबसे चीपेस्ट और सिंपल फॉर्म है, मतलब सिंपल टाइप है फायर एक्सटिंग्विशर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। फोम एक्सटिंग्विशर जो है वो क्लास ए फायर के लिए और क्लास बी के लिए, मतलब कि सॉलिड के लिए और लिक्विड के लिए, सॉलिड फ्यूल के लिए और लिक्विड फ्यूल के लिए सुटेबल है। और इसमें और मतलब फोम जो है वो एक लेयर बना देता है फायर के ऊपर, जिसके ज़रिए एक्सटर्नल ऑक्सीजन का कट डाउन हो जाता है। और ये इलेक्ट्रिकल फायर्स के लिए भी सुटेबल है, लेकिन उसको 1 मीटर डिस्टेंस से इस्तेमाल करते हैं। और फायर एक्सटिंग्विशर जब इस्तेमाल करते हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में, तो वो एक रेजिड्यू अपना लीव कर देता है और फिर उस रेजिड्यू को क्लीन अप किया जा सकता है। और ये ज़्यादा एक्सपेंसिव मेथड है, एक्सपेंसिव फायर एक्सटिंग्विशर है देन द वाटर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर, ये प्रेशराइज कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये कूल गैस होती है एक्चुअली, और ये सुटेबल है बर्निंग लिक्विड के लिए, लाइक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए और इलेक्ट्रिक फायर के लिए। ठीक है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सफोकेट कर देती है ऑक्सीजन की कमी कर देती है फायर में, जिसकी वजह से फायर मतलब ख़त्म हो जाती है। और अगर इसको इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में इस्तेमाल किया जाए तो ये ज़्यादा सुटेबल है, क्योंकि इससे इक्विपमेंट ख़राब नहीं होता, किसी किस्म का कोई डैमेज नहीं होता और शॉर्ट सर्किट से भी इंसान बच सकता है। नेक्स्ट स्लाइड। सर अब मैं कंटिन्यू करूंगी इसके आगे से। पाउडर एक्सटिंग्विशर में ये होता है कि ये जो सूटेबल है फायर फाइटिंग के लिए, जो इसमें ए बी सी और कैटेगरी के लिए जो है ये सूटेबल है पाउडर एक्सटिंग्विशर। इसके अलावा स्पेशलिस्ट पाउडर एक्सटिंग्विशर बनाए जाते हैं क्लास डी टाइप की फायर के लिए, यानी कोई भी मेटल्स हैं जैसे लिथियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, उनमें जो है स्पेशलिस्ट पाउडर यूज होता है। इसमें ज़्यादातर सैंड, सॉइल, ऐश ये सारे होते हैं पाउडर एक्सटिंग्विशर में। और ये जो क्या करते हैं, स्मूथ लेयर बना देता है और फायर को स्टॉप कर देता है फैलने से। नेक्स्ट कीजिएगा सर।
ऑपरेटिंग सिस्टम इसको ऑपरेट कैसे किया जाता है, इसका बेसिक फॉर्मूला जो है पास, यानी सबसे पहले आप पुल को, जो पिन है इसकी उसको पुल करेंगे, उसके बाद फायर बेस का जो एम है उसको सही पे आप रखेंगे जहाँ पे फायर लगी है, इसका लीवर को खींचेंगे और इसको साइड टू साइड स्वाइप करेंगे। एक जगह पे आपको इसको प्लेस नहीं करना है, साइड टू साइड स्वाइप करना है, जहाँ पे भी बर्निंग हो रही है, जो भी एरिया बर्न हो रहा है उस पे। नेक्स्ट कीजिएगा सर। और अगर इन केस फायर लग जाती है, मतलब आग लग जाती है आपको, तो उसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले आप उसको रुक जाएं, भागें दौड़ें नहीं, और अपने आप को जो है ड्रॉप करें, कवर करें और रोल होना स्टार्ट करें, ताकि इन केस अगर फायर लग भी गई है, आग लग भी गई है आपको, तो वो बुझ जाए। अपने आप को जो है एक ब्लैंकेट से या फिर किसी भी इस तरह के कपड़े से कवर करें, और जो भी फायर सोर्स है, जो भी हीट सोर्स है, उससे दूर रहें। अगर सबसे पहले जो है, अगर आप देखते हैं कि कहीं भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में या कहीं भी आग लग रही है, तो सबसे पहले काम आपने ये करना है कि फायर अलार्म को जो है पुल करना है, फायर अलार्म बजाना है, ताकि जो भी आपके नज़दीक है उनको, आप ये नहीं सोचें कि किसी और ने ये काम कर दिया होगा, सबने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी है। क्योंकि अगर हर ही बंदा यही सोचेगा कि किसी और ने कर दिया, किसी और ने कर दिया, इस तरह कोई भी फायर अलार्म या कुछ भी नहीं हो पाएगा और सबके लिए नुकसान होगा। और जब अगर आप सुन रहे हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में फायर अलार्म बज रहा है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने आप को बचाना है। ये नहीं कि आप अपनी पर्सनल आइटम्स को जो है गैदर करना स्टार्ट कर दें, अपनी चीज़ें जमा करना शुरू हो जाएँ, क्योंकि जान ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपकी सेफ्टी सबसे पहले आती है। तो आप सबसे पहले जो है उस जगह को छोड़ें और बाहर जाएँ, जो भी आपके पास एग्ज़िट हो उसमें जाएँ। नेक्स्ट कीजिएगा सर। फर्स्ट एड बंज इंजरीज़ में ये क्या है, अगर इन केस कोई भी जल जाता है, तो आपने कोई भी क्रीम या आइस या कोई भी ठंडा पानी यूज़ नहीं करना है। कोल्ड टैप सॉरी नो रनिंग टैप वाटर जो होता है, उसको एटलीस्ट 20 मिनट्स के लिए बर्निंग एरिया पे रन करना है। जो एरिया भी बर्न हो गया है, उस पे रन करें एटलीस्ट 20 मिनट। और इन केस अगर आपके पास इतना पानी अवेलेबल नहीं है कि 20 मिनट्स तक आप उस पे रन कर सकते हो, तो 2 कपड़े उसको वेट करें, गीला करें, और उसको जो है हर 2 मिनट बाद चेंज करते जाएँ, ताकि वो जो है वा वेट रहे, ड्राई ना हो एरिया। और आइस बटर क्रीम वगैरह यूज़ नहीं करनी है। नेक्स्ट कीजिएगा सर। रूल ऑफ फायर फाइटिंग ये है, 3 एस आपको हमेशा याद रखने चाहिए, एक्टिवेट, असिस्ट और अटेम्प्ट। एक्टिवेट में यही है बात कि सबसे पहले फायर अलार्म एक्टिवेट करें, फायर डिपार्टमेंट को इत्तला करें। इन केस अगर कोई भी आपका पर्सन रह जाता है डेंजर में, तो उसको आप गाइड करें विदाउट रिस्किंग योर सेल्फ। अपने आप को रिस्क में नहीं डालना है, अगर आप उसकी हेल्प कर सकते हैं तो ठीक है, वरना फिर आप पहले अपने आप को सेव करें। और अगर ये 2 काम आप कर देते हैं, ये दोनों काम, उसके बाद आप तीसरा काम करेंगे अटेम्प्ट, यानी आप फायर को बुझाने की कोशिश करें। ये दोनों काम हो जाने के बाद नेक्स्ट कीजिएगा। और फायर फाइट इस अगर इन केस अगर आप चाह रहे हैं कि आप आग बुझा सकें, तो इसकी भी कुछ कंडीशन है। पहले आप देखें कि वहाँ पे कोई टॉक्सिक स्मोक ना हो, फायर छोटी हो और कंटेन हो, जिसको आप कर सकें, आपके पास कोई स्केप हो, यानी आप जा सकें, आपके पास अपने बचने का रास्ता हो। अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, तो ही आप फायर से फाइट करें। नेक्स्ट कीजिएगा सर। इससे आगे से नुमान कंटिन्यू करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर यहाँ से जो है मैं लिबर्टी मिस लिमिटेड के हवाले से कुछ ओवरव्यू देना चाहूँगा। सबसे पहले तो कंपनी का ओवरव्यू देता हूँ कि ये कंपनी जो है वो 1965 में जो है वो एस्टेब्लिश हुई थी। इसका एरिया है तकरीबन 5,02,624 स्क्वायर मीटर है और प्रोडक्शन इसकी मंथली है 5 लाख मीटर स्क्वायर मीटर। मैन पावर इसकी 1700 के करीब है और टाइप इसकी एक्सपोर्टर है। सर आगे करें। अब ये जो है लिबर्टी मिस लिमिटेड के फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट का एक थोड़ा सा प्रोफाइल है कि हमारे पास जो है वो एक कॉम्पिटेंट ट्रेंड और इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस रखने वाले जो हैं वो हमारे पास फायर फाइटर्स हैं, जो है इस फायर फाइटिंग के और फायर सिस्टम को लिबर्टी के जो है वो देख रहे हैं। ठीक है, हमारे पास सर एक्सपीरियंस और ट्रेंड जो है वो 16 फायर फाइटर जो है हमारी कंपनी के अंदर मौजूद हैं। सर आगे करें। सर ये डेडिकेटेड टीम है हमारी, एक फायर मैनेजर है, साथ में उनके जो है वो 16 जो है वो सर्टिफाइड फायर फाइटर हैं और ईआरटी के जो 35 मेंबर हैं, जो हर डिपार्टमेंट वाइज जो है वो एक या दो बंदा डिप्यूट किया गया है, उनको सिलेक्ट करके उनको ट्रेनिंग दी गई है। ठीक है सर, ये इक्विपमेंट डिटेल्स हैं कि ये जो है एरिया वाइज हमारी कंपनी के अंदर जो है वो छोटे छोटे सेक्शन जो है ना वो हम लोगों ने डिफाइन किए हुए हैं। जैसे कि लिखा हुआ है LML, ये एक सेक्शन है छोटा सा।
जी जनाब बोले, रुक क्यों गए? हेलो। हेलो सर, मैं बोल रहा हूँ। अच्छा मुझे हेलो। आवाज नहीं आई थी, बोले। हाँ ठीक है सर, ये जो एक पूरा एक छोटा सा ओवरव्यू है कि हमारे कितने सेक्शंस के अंदर कितनी जो है वो स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म, एक्सटिंग्विशर, हाइड्रेंट, होस पाइप और होस रील जो है वो प्लेस हुई हुई है। ठीक है सर, ये पूरी जो है कंपनी का ओवरव्यू है। सर थोड़ा आगे चलें सर। सर बता रही है? अब आइए, आपकी आवाज बीच में गायब हो रही है। सर वो मैंने अब हैंड फ्री चेंज कर ली, शायद उसका मसला होगा। तो ये हमारा जो है वो बैकअप है, स्टॉक है हमारे पास तकरीबन 14 जो है वो वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर बैकअप पे रहते हैं। 7 जो है कार्बन डाइऑक्साइड और डीसीपी की जो है सर 13 एक्सटिंग्विशर हमारे पास ऐसे उसमें बैकअप के ऊपर हैं। सर इसी तरीके से इक्विपमेंट की अगर हम बात करें तो हमारे पास इक्विपमेंट भी जो है बैकअप पर है। तकरीबन 10 जो है वो हाइड्रेंट वॉल्व और होस्ट बॉक्स जो है वो 3 है। जेट नोजल जो है वो तकरीबन 11 हैं और इसी तरीके से शावर नोजल जो है वो 4 हैं। ठीक है सर, आगे सर ये है कि फायर फाइटर परफॉर्मिंग जो नुमान, से आपकी बनाया आवाज बार जाता है। बार जा रही है भाई। इनका कोई कुलीग टेक ओवर कर ले अनस अगर। अनस अनस आप कंटिन्यू कर लें यहाँ से अनस। हाँ, कोई और टेक ओवर कर ले, बहुत जाया हो रहा है। सर आवाज जी आ रही है आपको? भाई कौन बात कर रहे हैं? अनस बात कर रहे हैं, नुमान बात कर रहे हैं? सर मैं नुमान बोल रहा हूँ। नुमान, आपकी आवाज बार बार जा रही है। चले कंटिन्यू करें। अच्छा चले, इसके अंदर मैं जल्दी जल्दी अब आपको बता देता हूँ। उसके अंदर जो हम अब अपना मेंटेनेंस वैलिड टैग देखते हैं, सही है, और साथ में जो है उसका गेज चेक करते हैं कि भाई अगर ग्रीन के ऊपर इसका मतलब है कि वो चार्ज है और यूज होने के लिए रेडी होता है। और जो अगर हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, तो सर उसके अंदर गेज होता नहीं है। तो उसके लिए प्रोसेस हमें चेक करने का ये होता है कि हम उसका जो वेट उसके ऊपर लिखा हुआ होता है वो सिलेंडर के ऊपर, वो हम मेजर करते हैं। अगर वो वेट उसके बराबर होता है तो इसका मतलब है कि सर ये बिल्कुल सही है और ये यूज हो सकता है। अगर इससे कम होता है तो हम उसको रिप्लेस कर देते हैं कि या तो इसके अंदर कोई खराबी हो गई होती है या ये यूज हुआ हुआ होता है। ठीक। ठीक है सर, इसी तरीके से वो ये देखते हैं कि कोई ब्लॉकेज ना हो, सही है, हाइड्रेंट के सामने, रील के सामने या फिर किसी एक्सटिंग्विशर के सामने, सही है, और एक्सटिंग्विशर की जो है वो कोई सील टेम्पर्ड ना हो, सही है, नेम प्लेट जो है बिल्कुल वो वाज़ेह हो और सामने की तरफ रखी हुई हो। और इसी तरीके से ये देखा जाता है कि कोई फिजिकल डैमेज जो है वो एक्सटिंग्विशर को ना पहुंचा हो। ठीक है सर, आगे करें। सही है सर, अब जो है हम इसी तरीके से ट्रेनिंग्स देते हैं पूरे साल के साल। सर जिसके अंदर हम जो है वो तकरीबन हमारे जितने भी वर्कर्स, एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट स्टाफ हैं उनको भी इस ट्रेनिंग का हिस्सा बनाते हैं, और जितने भी नए आने वाले और पुराने वर्कर्स होते हैं वो भी इसी तरह जो है वो ट्रेनिंग का हिस्सा होते हैं। अब ये कुछ ट्रेनिंग्स हैं जो हम सेफ्टी के हवाले से करवाते हैं, जिस तरीके से फायर इक्विपमेंट हैंडलिंग हो गई, केमिकल सेफ्टी रिस्क असेसमेंट हो गई, और इसी तरीके से जो है फायर ड्रिल्स होती है, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी पीपीज और इसके फंक्शंस के बारे में, हैजर्ड और नॉन हैजर्ड वेस्ट के बारे में जो है हम ट्रेनिंग देते हैं। और साथ के साथ अगर कोई नई हमें कुछ इंफॉर्मेशन आती है, जिस तरीके से अभी ये कोविड का चला था, तो हमने कोविड के हवाले से भी जो है वो ट्रेनिंग्स दी थी। सर आगे चलें। सर ये कुछ एक हाइलाइट्स हैं कि हम जो है ये अपनी कंपनी के अंदर वो फायर ड्रिल करवा रहे थे। ठीक है सर, ये थी कोविड से पहले। अब आप आगे करेंगे तो ये जरा आगे कीजिएगा सर। ये सर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जो है वो कोविड के अंदर जो ट्रेनिंग्स हुई थी उसकी गुड। हाइलाइट्स हैं कुछ। इसके बाद सर ये अनस जो है वो आपको लेके चलेंगे। चलिए अनस साहब। सर, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। जी सर। सर यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा।
जिस तरीके से नुमान ने बताया कि हम थ्रू आउट द एयर ट्रेनिंग्स दे रहे होते हैं, ड्रिल्स करवा रहे होते हैं, तो उसी के कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं। सर नेक्स्ट स्लाइड करें, प्रीवियस स्लाइड जिसमें ड्रिल्स इसे जी। तो ये ड्रिल्स के कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं जो हम थ्रू आउट द एयर करवाते हैं। कोशिश ये होती है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सबको इस ड्रिल का हिस्सा बनाया जाए। तो इसलिए हम इसको 2 शिफ्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डे शिफ्ट में और नाइट शिफ्ट में। और कोशिश ये होती है जितने भी हर बंदा जो भी फैक्ट्री में उन सबको इस इवैक्यूएशन ड्रिल में हिस्सा बनाया जाए। नेक्स्ट स्लाइड से। सर ये कुछ हाइलाइट्स हैं फायर सेफ्टी ट्रेनिंग्स की जो थ्रू आउट द एयर। ठीक है चलिए आगे चलें सर। इन सब के बावजूद सर जितनी ट्रेनिंग्स हो, जितने इक्विपमेंट्स हो, रिस्क असेसमेंट हो, इन सब के अलावा इन सब के बावजूद भी सर रिस्क कहीं जाता नहीं है, रिस्क हमेशा मौजूद है। इवन अगर आप उसको मिटिगेट कर लें, और ऐसा नहीं होता, मतलब अगर कोई चीज़ की प्रोबेबिलिटी कम हो तो उसका मतलब ये नहीं कि वो होगी नहीं। प्रोबेबिलिटी अगर है तो उसके चांसेस होते हैं कि वो रिस्क हैजर्ड बन सकता है। सर नेक्स्ट स्लाइड। ये उससे रिलेटेड है कि रिस्क जैसे मैंने आपको बताया कि जाता नहीं है, तो थ्रू आउट द ईयर कुछ इंसिडेंट्स हैं जो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताएं, जो वक्तन फ़वक्तन फायर लगती रहती है और एक्सटिंग्विश करते रहते हैं। उसमें से एक पर्टिकुलर इंसिडेंट ऐसा था जो मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ, जो 11 जून को हुआ। ये एक अच्छी खासी बड़ी फायर थी जिसने काफ़ी नुकसान पहुँचाया फैक्ट्री को। इसकी मैं जो डिटेल्स है वो आगे आपको बताऊंगा, लेकिन इसके अंदर कुछ चीज़ें ये हैं। ये फायर की पिक्चर है जो हमारे 6th फ्लोर पे फायर लगी थी। इसके स्मोक से अंदाज़ा हो ही रहा होगा, बहुत बड़ी फायर थी। इस पूरा जो फ्लोर था वो पूरा फ्लोर बर्न आउट हो गया था। नेक्स्ट स्लाइड। ये इंसिडेंट डिटेल्स है। फायर जो लगी थी वो सबसे पहले 5th फ्लोर पे लगी थी, ऑलमोस्ट 6:30 AM पे। तो फायर फाइटर्स जो थे वो वहाँ पे पहुँच गए और फ्लोर में जो आग लगी थी वो उन्होंने उसको एक्सटिंग्विश कर लिया था। बट अनफॉर्चुनेटली मामला, मतलब विंड स्पीड उस वक्त वैसे भी हाई थी और वैसे भी 5th 6th फ्लोर पे विंड स्पीड हाई होती है। तो जो कुछ स्पार्क्स थे जो 5th फ्लोर की में जो आग लगी थी वो पहुँच गए 6th फ्लोर पे। वहाँ पे पहुँचने के बाद उन्होंने वहाँ का फैब्रिक, वहाँ के पैकिंग एसेसरीज उनको आग की लपेट में ले लिया। अब चूंकि फायर फाइटर्स लगे हुए थे नीचे और वहाँ के जो कुछ वर्कर्स थे वो भी नीचे आ गए थे, तो किसी ने अलार्म नहीं बजा। जब फायर काफ़ी ज़्यादा लग गई तो उसकी स्मोक की वजह से फिर फायर फाइटर्स जब वहाँ पहुँचे तो देखा कि ऑलमोस्ट अच्छा खासा फ्लोर फायर से कवर हो चुका था, जिसकी वजह से फिर ऑब्वियसली जो हमारे फायर फाइटिंग टीम्स थी उन्होंने अकेले वो नहीं कर सकते थे। अपनी मैनेजमेंट को बताया कि भाई अब हमें ज़रूरत है एक्सटर्नल टीम्स की, जिसकी वजह से फिर मैनेजमेंट ने बाहर से लोगों को बुलाया था। इंडस्ट्रियल हमारे फायर फाइटर्स आए थे जिसमें दूसरी इंडस्ट्रीज़ के, और अच्छा, और इस पूरे प्रोसेस में तकरीबन 22 घंटे का ये प्रोसेस था जिसमें ये आग बुझाने का प्रोसेस रहा है। इस पूरे प्रोसेस में किसी किस्म का कोई ह्यूमन लॉस नहीं हुआ, जबकि जो पूरे फ्लोर पे जितना भी फैब्रिक था, जितनी भी पैकिंग एसेसरीज थी वो कम्प्लीटली बर्न आउट हो गई थी, पूरा फ्लोर जल गया था, लेकिन किसी किस्म का कोई ह्यूमन लॉस नहीं हुआ। ओके। रिमेंबर योर सेफ्टी कम्स फर्स्ट। कभी भी आपको ये शक हो कि आप फायर फाइटिंग नहीं कर सकते तो आप छोड़ दें फायर प्रोफेशनल्स के लिए और वहाँ से आप इवैक्यूएट कर लें। तो लास्ट स्लाइड। सेफ्टी इज़ ऑलवेज मोर वैल्यूएबल देन प्रॉपर्टी। जैसे मैंने आपको बताया, जो अभी हमारे जो यहाँ पे आग लगी थी उसमें ऑलमोस्ट अगर तखमिया लगाया तो मोर देन 300 करोड़ का लॉस हुआ, लेकिन फॉर्चुनेटली किसी भी किस्म की लाइफ लॉस नहीं हुआ। और सेकंड पॉइंट कि कभी भी आप फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ ना करें अगर फायर बहुत ज़्यादा है या वहाँ पे स्मोक ज़्यादा है और आपको लगता है कि आप वहाँ पे फायर नहीं कर सकते, तो वहाँ से आप इवैक्यूएट कर लें और जो दूसरी टीम मेंबर्स हैं उनको बुला लें। और ऑलवेज अलर्ट अदर्स एट रिस्क एंड एक्टिवेट द फायर अलार्म। जितने भी लोग हैं वहाँ पे आपको मौजूद हों उन सबको आप अलर्ट करें। अगर किसी किस्म की आपको कोई फायर दिखे तो सबको इवैक्यूएट करें, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने लिए ऑब्वियसली प्रायोरिटी आपकी खुद ही है, लेकिन कोशिश करें बाकी सबको भी आप इवैक्यूएट करवाएं और अलार्म सबसे पहले बजा दें ताकि जो फायर टीम है वो पहुंच जाए। अच्छा, योर सेफ्टी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एंड पुटिंग आउट द फायर आउट। ऑब्वियसली आपकी सेफ्टी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फायर लगती है लगे, अगर आप नहीं
उसको शिफ्ट कर सकते हैं, तो आप वहाँ से इवैक्यूएट कर लें। प्रॉपर्ली कंसिडर ऑल द फायर रिस्क, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जो आग हमारी लगी है उसकी जो कॉज थी वो थी चिमनी के जो स्मोक निकलता है, ये ऑलरेडी मैनेजमेंट को बता दिया गया था, लेकिन चूंकि वही बात के प्रोबेबिलिटी उसकी बहुत कम थी, उन्होंने उसको कंसिडर नहीं किया, तो वही चीज़ उनके लिए एक मसला बन गया और इतनी बड़ी फायर लग गई। तो कंसिडर करना चाहिए तमाम रिस्क को, कोशिश करनी चाहिए उसको एलिमिनेट करें, उसको रिड्यूस करें और उस फायर रिस्क को उसी जगह पे कंट्रोल करें। थैंक यू सर। ओके जी, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन है। मैं इससे पहले के लोगों से पूछूं, एक चीज मुझे जरा बता दीजिए। एक तो 5-6 आदमी भाग गए अपनी प्रेजेंटेशन करके, मुझे नहीं पता कौन भागा है। पहली दफा मैं सुन रहा हूँ जिंदगी के अंदर कि एल्यूमिनियम और कॉपर भी फायर पकड़ते हैं। मैं हमेशा हमने जो पढ़ा है वो सोडियम और मैग्नीशियम के हवाले से पढ़ा है हमने। ये आप कहाँ का आपका सोर्स क्या है इस बात का कि एल्यूमिनियम और कॉपर को भी आग लगती है? जहां आपने मेटल्स की बात की है कि क्लास डी फायर जो बताई है आपने, जहाँ मेटल्स को सी या डी जो भी बताइए शुरू के अंदर, उसमें आपने कॉपर और एल्यूमिनियम का नाम लिया है। ये तो मैंने कभी जिंदगी में नहीं सुना कि दोनों को भी आग लगती हो कभी। सर वो खुद से आग नहीं पकड़ते, बट ऐसा सिनेरियो हो सकता है कि मतलब किसी जगह पे अगर स्टोर भाई है अल्लाह कॉपर के की बंदे, या एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट जो है 400 कुछ है, ठीक है ना, उस पे आग लग वो मेल्ट होता है। कॉपर जो है 1100 जी समथिंग सर। का होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट, तो उसको तो सर आग लगने का सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर उसको सर आग वो लग रही होती तो पूरी दुनिया में बिजली जो है ना कॉपर वायर से एल्यूमिनियम वायर से ना जा रही होती। बिजली की ओवरहेड ठीक है सर, इसको ट्रांसमिशन के हो लिए सकता जो है वायर मिस्टेक यूज हो किए गई, हम जाते हैं रिव्यू कर लेंगे। वो कौन से हैं? एनीवे, इट वाज अ सर गुड, वेरी कॉपर ही गुड हो रहा है, प्रेजेंटेशन। कॉपर एल्यूमिनियम हो रहा है। चलें जी, थैंक यू सर। मैं मॉनिटर साहब से पूछता हूँ। जनाब मॉनिटर साहब, फुरकान साहब, यस सर। जरा प्रेजेंटेशन को रेट कीजिएगा जल्दी से। सर वैसे ओवरऑल क्या कहते हैं अच्छी थी, इन्होंने सबने अच्छा प्रेजेंट किया है, और इसके अंदर मैं सबको जो है वो प्रेजेंटेशन के सर 9 मार्क्स दूंगा, और प्रेजेंटर को भी जो है वो 9 मार्क्स। मेरा भी ये ख्याल है, अच्छी प्रेजेंटेशन की है। राजपूत साहब, अमजद हुसैन साहब, अमजद राजपूत साहब, मैं आपसे प्रेजेंटेशन को प्रेजेंटर्स को इवेल्युएट करने के लिए कह रहा हूँ। फैसल इलियास साहब। जी साहब। सर जैसे फुरकान ने अभी कहा सर, प्रेजेंटेशन के लिए 9, और बाकी सर क्योंकि थोड़ा सा वैरी रहा, मतलब किसी ने अच्छी दी है और किसी ने एवरेज दी है, तो सर इस तरह मतलब 8 और 9 मार्क्स प्रेजेंटर्स के लिए। अब आप जरा बता भी दीजिए कौन एवरेज था और सर कौन मेरा वो एक जो सवाल था जी इसके हवाले से। इन्होंने माहम ने जो है वो अपने ड्यूरेशन में कहा था कि जो आग लगे उसके ऊपर वाटर जो डालना है वो 20 मिनट्स का डालना है, तो मुझे रेफरेंस का अगर कोई इसका है तो वो अगर शेयर कर दें ग्रुप में तो अच्छा रहेगा। आग को नहीं, वो अपने बर्न सर को कह रही है, बर्न के लिए। बर्न की नौयत पर डिपेंड करता है ना। अगर मामूली बर्न है तो 2 मिनट में काम हो जाएगा। अगर यानी फर्स्ट एड मिलने से पहले अगर आप वो ये कह जो मैं समझा उनकी बात से कि आप नॉर्मल टैप वाटर यूज करें, आइस और टूथपेस्ट और हमारे यहाँ जो बर्नॉल वगैरह का कॉन्सेप्ट है ना कि वो लगा लो फौरन और बर्फ टेर जी लो जी उसके ऊपर। दिस इज व्हाट शी इज सेइंग, और विच इज शी इज वेरी राइट कि जी इसके लिए हमेशा रेकमेंड नॉर्मल टैप वाटर ही किया जाता है उसको करने के लिए। 20 मिनट में खास मैक्सिमम लिमिट होगी। उसके बाद आपको डॉक्टर के पास अगर देखिए सर वो आपको सीवर आराम नहीं बर्निंग आ के रहा। लिए। जी जी मैम, सर सीवर बर्निंग के लिए था 20 मिनट्स। सीवियर बर्निंग के लिए। अच्छा ओके ठीक है, ठीक है जी। एनीवे थैंक यू वेरी मच, इट वाज अ वेरी गुड प्रेजेंटेशन। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैंने जो बनाई थी आपके लिए फायर फाइटिंग की, मैं क्या करूंगा। सब कुछ तो आपने यहाँ पे सर कवर आई थिंक ये बिल्कुल डिफरेंट होगी, आपकी वाली अलग होगी, क्योंकि इसमें नुमान ने जो सबसे अच्छी चीज़ ये करी है कि इन्होंने एक बिल्कुल रियल और प्रैक्टिकल एग्जांपल अपनी इंडस्ट्री के एग्जांपल को प्रेजेंट किया है, और ये आई थिंक एक बिल्कुल अच्छी प्रैक्टिस है इनकी तरफ से, नुमान की तरफ से। इसमें एक दो चीजें कम है। अब जैसे कि इन्होंने एक जुमला कह दिया कि कंप्यूटर के लिए भी आप CO2 या उसको यूज कर सकते हैं। जहाँ पे आपका सर्वर लगा हुआ होता है, चीजें लगी होती हैं, कभी भी इस तरह की चीजें यूज नहीं की जाती हैं क्योंकि CO2 सर को या CO2 रिकमेंडेड नहीं होता, सर CO2 TTP चलता है।
कोई सर भी आप हमारी लगा लें इंडस्ट्री में भी भाई, यही उसके प्रैक्टिस है कि जो उसके लिए स्पेशल गैसेस आती हैं, पहले FM FMI 200 आती होती है है, सर, FM 200। अब FM सर एक 200 आती सप्रेशन है। सिस्टम भी लगता है, जो सर्वर्स वगैरह के रूम होते हैं ना, वहाँ पे सप्रेशन सिस्टम भी इंस्टॉल किया जाता है। सप्रेशन सिस्टम भी इंस्टॉल होता है और उसके लिए स्पेशल गैस का सिलेंडर सर्वर रूम के पीछे रखा जाता है। उसके लिए स्मोक डिटेक्टर भी बड़े जबरदस्त होते हैं और वो फौरन उसको सप्रेस जी सर करते जी हैं और वो बिल्कुल कमरा बिल्कुल क्लीन हो जाता है फायर के बाद। दे डोंट लीव जी जी सर जी एनी। तो FM 200 आजकल चल रही है क्योंकि FM 100 में प्रॉब्लम थी, वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं थी, CFC थे उसके अंदर, तो वो बंद हो गई है। एनीवे थैंक यू वेरी मच जी, फिर इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होती है। और डेट मुझे भी नहीं पता कि आपका पेपर 21 को होगा या 28 को होगा। वन ऑफ दीज डेज जो है ना, ये आपका पेपर है 21 या 28 को किसी दिन होगा, लेकिन हम अगले सर काइंडली वो मार्क्स का बता दे सर। क्या बता दें? वो मिड टर्म के मार्क्स का, या नेक्स्ट वीक में फिर आप बताएंगे? नहीं, मैं तो बताऊंगा ही नहीं, मैं तो सबको फेल करके बैठा हूँ, तुम लोगों को सबको मैंने फेल कर सर, दिया। अगर शेयर कर देंगे तो थोड़ा सा वो पता चल जाएगा सर परफॉर्मेंस क्या रही है। जी सर, बड़ी मेहरबानी होगी सर। सर फिर वो तैयारी भी उस हिसाब से करेंगे ना फाइनल पेपर की। अच्छा जी, आप कहते हैं सर तो मैं बता देता हूँ। वैसे मैं शेयर कर देंगे तो ईमानदारी की बात थैंक यू सो मच सर। मैं आपको बता देता हूँ जनाब। थैंक यू सर। आगा फैसल इलियास 28, एहसन खतक 28, अमजद राजपूत 28, अरशद साहब 28, अयाज नूर 19, फैजान सरवर 25, फवाद अख्तर 28, फुरकानुल्लाह 29। ये इनको मॉनिटर वाले मार्क्स नहीं दिए, इनके अपने नंबर हैं ये। हसन अहमद कुरैशी 29, जवाद नाजिम 29, बाहम अतीक 28, मोहम्मद अयूब 19, राहील 28, राहील के बाद है तहसीन 27, उमर साहब 25, जीशान अंसारी 29, मुश्ताक अहमद 21, नायरीन अरशद 29, नोमान 27, समीर सोहेल 20, शहजाद इकबाल 27, सिकंदर अस्कानी 28, अनस साहब 23 हैं, नहीं सॉरी मुबशिर हुसैन 23 हैं, अनस 28, तौकीर 27, वसीम हैदर ने परफेक्ट स्कोर किया है 30, उस्मान अकबर 29, जाबिद अस्कानी 25 और गनी सुबहान 19। मैं इसीलिए कह रहा था कि मुझे गनी से इतनी उम्मीद नहीं थी इनका पेपर देख के, लेकिन बट ही इज डन वेरी वेल। ठीक है जी, थैंक यू सो ये जो मच मैंने सर। बता थैंक यू दिया सो आपको। मच। लेकिन Thank you मैं so अभी much, भी sir. आपको बता रहा हूँ, एक चीज मैं क्लियर Thank कर you, रहा हूँ sir. अभी Thank आपको you. कि इनमें 8 लोगों के साथ मैंने हल्का हाथ रखा है। मैं 8 आदमियों को 10-10 नंबर काट सकता था या उनको मैं रिपोर्ट कर सकता था एग्जामिनेशन को। मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद है। 2 पेपर जो है ना 100% एक दूसरे से मिलते हैं। अगर किसी ने फाइनल में ये किया तो डेफिनेटली फाइनल में 0 मार्किंग होगा। ये मैं अभी आपको पहले क्लियर बता रहा हूँ, इसलिए कि फाइनल आपको ऑनलाइन होगा। अगर किसी मैं ये नहीं कहूंगा किसने किसको नकल कराई किसने किया, दोनों हजरात जिनके पेपर मिल रहे होंगे या 4 हजरात अगर आपस में शेयर करेंगे कोई भी चीज, मैं उन सबको 0 मार्क दूंगा। ये अभी मैं क्लियरली आपको बता दिया। बाद में आपने VC को रिपोर्ट करनी है, PM पोर्टल पे रिपोर्ट करनी है, जहां भी करनी है, ठीक है ना। और ये जब आप करेंगे डालेंगे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तो मौजूद होगी। 2 चीजें, अगर ऐसा कभी हो नहीं सकता कि 2 अलग अलग इंसान जो है ना एक 30 सवालों के 25 सवालों के जवाब दें और उनके आइडेंटिकल जवाब, ठीक है ना। तो ये चीज हो नहीं सकती है, मुमकिन नहीं है। एनीवे थैंक यू वेरी मच जी, फिर इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होती है। एक्सक्यूज मी सर एक रिक्वेस्ट थी। थैंक यू सो मच सर। हेलो सर। जी बोले सर। ग्रुप नंबर 5 की जो प्रेजेंटेशन थी सर, उसका मैंने आपको PPT वर्जन भी ईमेल किया था, वो शायद मिला नहीं होगा आपको, पर ईमेल पता में नहीं वो भाई, भी मेरे अटैच पास है। जो बाकी आया था आपके मैंने वही रखा है। अभी आपको मैं उसमें बता 2 रहा हूँ, फाइलें थी सर। ये जो है ना गनी मैंने सुभान साहब ने कल मुझे दोबारा नई प्रेजेंटेशन भेजी है। इनकी पहली प्रेजेंटेशन में बड़ी प्रॉब्लम थी। इन लोगों ने एहसन ने और इन्होंने करके सही करके भेजी और आप देखें कितनी अच्छी प्रेजेंटेशन। आपके पास टाइम बिल्कुल था, बिल्कुल सर। आपके पास टाइम था इसको सही सर करना असल चाहते में हो। हमें आइडिया नहीं था सर कि एक दफा सबमिशन करवाने के बाद भाई हमारे पास दोबारा इसीलिए ऑप्शन कहते हैं ना होगा। कि पूछ लेना चाहिए, पूछ लेने से मसले हल हो जाते हैं। आप पूछ हाँ ले सर, हमें लगा कि बिल्कुल बस हमने जमा करवा दिया और नहीं, कोई ये फाइनल हो गई ऐसी वो चीज चीज। तो नहीं थी ना कोई रिजिट के जी अगर आपने एक दफा जमा करा दी तो कुछ नहीं हो सकता। ऐसे ही है सर।
वेल सर मैंने आपको एक ईमेल भी कर दी है, अगर आपको फाइल मिल जाए तो फिर उसको कंसीडर कर लीजिए, और बाकी आपके सारे जो भी कंसीडर कंसर्न्स तो थे अपनी वो हो हमने सकता है, नोट आप कर प्रेजेंट लिए। कर चुके हैं ना भाई, अब कुछ नहीं, वो होना। प्रेजेंट कर दिया, मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपनी नोटिंग के लिए उसको कंसीडर कर लीजिएगा, बाकी आपके जो कंसर्न थे वो हमने नोट कर लिए, इंशाल्लाह फिर उस पर वर्क कर लेंगे हम, ठीक है सर? ठीक है, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, खुदा हाफिज।